नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, देशभक्त सेनापति। देशभक्त सेनापति, लेखक बिमल चटर्जी, चित्र त्रिशूल कॉमिको। किसी समय चंद्रवंश देश में वीरपति शाह नाम का एक राजा राज्य करता था। वीरपति ने अपने उचित न्याय तथा बुद्धि से अपने राज्य को हर प्रकार के सुखों तथा वैभव से पूर्ण कर रखा था। उसके राज्य में छोटा बड़ा, अमीर गरीब, बूढ़ा बच्चा, हर व्यक्ति खुश था। चंद्रवंश के पड़ोसी देश सिंहनी द्वीप का राजा दैत्यराज चंद्रवंश की उन्नति व खुशहाली से हमेशा ईर्ष्या करता था। कई बार वह चंद्रवंश पर आक्रमण भी कर चुका था, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी थी। अतः वह हमेशा चंद्रवंश के राजा वीरपति शाह को नीचा दिखाने की तिकड़म लड़ाता रहता था। एक दिन, सुनो सेनापति, हमारे पड़ोसी देश का राजा वीरपति इस समय हमारी ओर से बिल्कुल निश्चिंत है। यदि हम आज रात ही उस पर आक्रमण कर दें तो निश्चित रूप से हमारी ही जीत होगी। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली महाराज। मैं भी यही कहना चाहता था। हमारी सेना अब हर प्रकार का मुकाबला करने में सबल है। यदि आज्ञा हो तो आज रात ही चढ़ाई कर दी जाए। आज्ञा है। और उसी रात दैत्यराज की विशाल सेना ने चंद्रवंश पर एकाएक आक्रमण कर दिया। दोनों देशों की सेनाओं में घमासान युद्ध छिड़ गया और यह भयानक युद्ध लगातार कई दिनों तक चलता रहा। उफ, आह, शाबाश सैनिकों, घबराना नहीं, जीत हमारी ही होगी। चंद्रवंश का सेनापति वीरबाहु बहुत ही बहादुर था। वह अपनी सेना का मनोबल बढ़ाता हुआ दुश्मनों से बहुत ही बहादुरी से लड़ता रहा। हाय, आह, लेकिन आखिर कब तक? धीरे धीरे चंद्रवंश की सेना का नाश होने लगा, क्योंकि दुश्मन देश ने इस बार विशाल पैमाने पर आक्रमण किया था। भागो, अब दुश्मनों से मुकाबला करना संभव नहीं। सेनापति वीरबाहु ने अपनी भागती सेना को रोकने की कोशिश की। ठहरो सैनिकों, तुम्हें अपनी मां की सौगंध, मैदान छोड़कर मत भागो। लेकिन तभी, आह, वीरबाहु जख्मी होकर अपने घोड़े पर लुढ़क गया और जब वफादार घोड़े ने अपने मालिक की यह दशा देखी तो वह उसे लेकर सरपट एक तरफ दौड़ पड़ा। जबकि अपने सेनापति को मरा जान चंद्रवंश के सैनिकों के रहे सहे होश भी जाते रहे और उन्होंने तुरंत घुटने टेक दिए। हा हा हा, जीत हमारी हुई। सेनापति, राजा वीरपति शाह को गिरफ्तार कर लो। तुरंत वीरपति शाह के साथ साथ अन्य बड़े बड़े योद्धाओं को भी कैद कर लिया गया। शाबाश, अब इन सबको कारागार में डाल दो और पूरे देश को लूट लो। अगर कोई विरोध करे तो उसे मौत के घाट उतार दो। जो आज्ञा महाराज। तुरंत ही दैत्यराज के सैनिकों ने नगर नगर गांव गांव लूट मार मचानी आरंभ कर दी। हा हा हा, आई, भागो, उफ। उधर स्वामी भक्त घोड़ा अपने मालिक वीरबाहु को लेकर एक भवन के सामने रुका। ओह पिताजी! वे चारों युवक कोई और नहीं, सेनापति वीरबाहु के बेटे वनराज, चंद्रराज, देशराज और शक्तिराज थे। ओह पिताजी बहुत जख्मी हैं, इन्हें भीतर ले चलो। चारों अपने पिता को उठाकर भीतर ले गए। उफ, पिताजी की यह हालत, पता नहीं युद्ध की क्या स्थिति होगी। युद्ध का परिणाम तो पिताजी ही बता सकते हैं। ठहरो, मैं किसी वैद्य को लेकर आता हूँ। तभी एक व्यक्ति घबराया हुआ वहां आया। गजब हो गया वनराज भैया, हमारी सेना हार गई। दुश्मन देश के राजा दैत्यराज ने महाराज एवं सभी योद्धाओं को गिरफ्तार कर कारागृह में डाल दिया है और इस समय उसके सैनिक हर नगर और गांव में लूट मार मचाने में जुटे हुए हैं। क्या? उसी समय सेनापति वीरबाहु को होश आ गया। मेरे बच्चों, हम युद्ध हार चुके हैं। अब हमारे देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा न कहिए पिताजी, हमारे रहते हुए कोई भी दुश्मन हमारे देश पर कब्जा नहीं कर सकता। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम अभी जाकर दुश्मनों के दांत खट्टे करते हैं। हाँ पिताजी, हमें आज्ञा दीजिए, आपके चरणों की सौगंध, हम एक भी दुश्मन को जीवित नहीं छोड़ेंगे। जोश में होश मत खो बेटा। दैत्यराज की विशाल सेना का तुम चारों मिलकर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भलाई इसी में है कि तुम चारों तुरंत यह देश छोड़कर कहीं और चले जाओ। परंतु अभी सेनापति वीरबाहु अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि चारों भाई एक स्वर में चीख उठे। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आप हमें पीठ दिखाकर भागने के लिए कह रहे हैं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता पिताजी। हम मर सकते हैं, लेकिन बुज़दिलों की तरह मुंह छिपाकर भाग नहीं सकते। सोचिए पिताजी, दुनिया क्या कहेगी? समय बहुत कम है मेरे बच्चों, मेरी मृत्यु निकट है, अतः बहस में समय नष्ट न करके मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग देश छोड़कर कोई बुज़दिली नहीं करोगे,
बल्कि बुद्धिमानी ही करोगे। वक्त यही कहता है कि इस समय तुम देश छोड़कर चले जाओ। वक्त आने पर शक्ति एकत्रित करके पुनः अपने देश को स्वाधीन कराओ। देर मत करो मेरे बच्चों, जाओ, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। दैत्यराज की सेना यहाँ पहुँचती ही होगी। नहीं नहीं, हमें ऐसी आज्ञा मत दो पिताजी। तुम्हें अपने पिता की सौगंध, मेरे आदेश का पालन करो, जाओ। ठीक है पिताजी, आपने हमें अपनी सौगंध दी है, इसलिए हम आपकी आज्ञा नहीं ठुकराएंगे। हम जा रहे हैं। चारों के पास अब आज्ञा पालन के सिवाय और कोई चारा नहीं था, अतः वे तुरंत अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और तीव्र गति से एक दिशा में चल पड़े। उधर उनके बाहर निकलते ही सेनापति वीरबाहु की गर्दन एक तरफ ढुलक गई। ओह नहीं, चाचा जी! तभी दैत्यराज के सैनिक वहां आ पहुंचे। हा हा हा, लूट लो एक एक घर को, और जो विरोध करने की हिम्मत करे उसको खत्म कर दो, उसके घर में आग लगा दो। भागो, बचाओ! जबकि चारों भाई वनराज, चंद्रराज, देशराज और शक्तिराज अपने गांव में होने वाले जुल्मों से अनभिज्ञ इस समय एक घने जंगल में गुजर रहे थे। पिताजी ने हमें तो अपने प्राण बचाकर भागने पर विवश कर दिया। पता नहीं इस समय उन पर क्या बीत रही होगी। कहीं दुश्मनों ने उन्हें मार न दिया हो। ईश्वर पर भरोसा रखो देशराज, पिताजी को कुछ नहीं होगा और हम एक न एक दिन पिताजी के कहे मुताबिक अपने देश को आज़ाद करा कर ही रहेंगे। लेकिन भैया, अगर हम सैनिक शक्ति कहाँ से एकत्रित करेंगे? हम तो आज तक किसी दूसरे देश गए ही नहीं, फिर हमारी मदद भला अकारण ही कोई दूसरा देश क्यों करने लगा? कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। फिलहाल इस संबंध में न सोचकर इस जंगल को पार करने के विषय में सोचो। कहीं ऐसा न हो कि रात हो जाए और हम जंगल पार ही न कर सकें। वनराज की बात ठीक ही थी, अतः चारों ने अपने अपने घोड़ों की गति तेज कर दी। लेकिन निरंतर काफी समय तक घोड़े दौड़ाते रहने के पश्चात भी जंगल खत्म नहीं हुआ और रात हो गई। अब क्या करें भैया, रात हो गई है और हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। इस समय सफर जारी रखना खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक कहते हो, आओ रात गुजारने के लिए कोई सुरक्षित स्थान तलाश करते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर, भैया वह देखो रोशनी, शायद किसी झोपड़ी में से आ रही है। लगता तो यही है, आओ वहीं चलते हैं, शायद रात काटने की जगह मिल जाए। चारों उस रोशनी के निकट पहुंचे। रोशनी वास्तव में एक झोपड़ी के भीतर से ही आ रही थी। रोशनी है तो जरूर कोई भीतर भी होगा। कोई भीतर है? कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर झोपड़ी के भीतर से किसी स्त्री की भर्राई हुई आवाज आई। तुम कौन हो भाई, और इतनी रात के यहाँ क्यों आए हो? हम राह भटके हुए 4 भाई हैं देवी, क्या हमें आज की रात यहाँ काटने की इजाज़त मिलेगी? आपकी बहुत कृपा होगी। ओह, क्या नाम है तुम लोगों के? किसके बेटे हो और किस देश के रहने वाले हो? हम चंद्रवंश देश के सेनापति वीरबाहु के बेटे वनराज, चंद्रराज, देशराज और शक्तिराज हैं। ठीक है, तुम लोग भीतर आ सकते हो, लेकिन अपने घोड़े बाहर ही छोड़ देना। जैसी आपकी आज्ञा देवी। चारों भीतर प्रविष्ट हुए, लेकिन भीतर किसी को भी ना पाकर वे आश्चर्यचकित हो उठे। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर वह आवाज़? कहीं हम किसी मायावी जाल में फंसने तो नहीं जा रहे? भैया, मेरे विचार से तो हमें तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। शक्तिराज ठीक ही कहता है भैया, न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम किसी भयानक खतरे में फंसने जा रहे हैं। तभी, घबराओ नहीं नौजवानों, और मुझे यह बताओ कि तुम लोगों को इतनी रात गए यहाँ क्यों आना पड़ा? आश्चर्यचकित हो वनराज ने वहाँ आने की सारी कहानी कह सुनाई। फिर बोला, लेकिन देवी आप कौन हैं और यह सब प्रश्न क्यों कर रही हैं? सामने क्यों नहीं आती? वक्त आने पर सामने भी आऊंगी। मेरे विचार से तुम चारों काफ़ी थके हारे और भूखे प्यासे होंगे। पहले मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का प्रबंध करती हूँ। और स्त्री की आवाज़ जैसे ही आनी बंद हुई, उन्हें झोपड़ी के द्वार से 4 अद्वितीय सुंदर कन्याएं हाथ में भोजन की थालियां लिए भीतर आती दिखाई दी। अरे, बिल्कुल कोई सुंदर स्वप्न प्रतीत होता है। आश्चर्यजनक। उन कन्याओं ने भोजन की थालियां फर्श पर रख दी। भोजन ग्रहण करिए श्रीमान, हमें हमारी स्वामिनी ने आपकी सेवा के लिए भेजा है। समझ में नहीं आता कि यह सब क्या चक्कर है। लगता है हम किसी भयानक चक्र में फंसने जा रहे हैं। मुझे सतर्क रहना होगा। उन्हें सोच में डूबा पाकर आवाज़ फिर गूंजी। तुम लोग क्या सोच रहे हो? हे क्षत्रिय पुत्रों, भोजन करो और आराम से सो जाओ। सुबह मैं जरूर तुम्हारी मदद की राह निकालूंगी। और सुंदरियों, तुम सब वापस जाओ। जो आज्ञा स्वामिनी। सुंदरियां झोपड़ी से बाहर चली गई और चारों भाई भोजन करने बैठ गए। परंतु भोजन केवल 3 बड़े भाइयों ने किया।
न जाने क्या सोचकर सबसे छोटे भाई शक्तिराज ने अन्न को छुआ तक नहीं। भोजन करने के पश्चात जैसे ही चारों भाई फर्श पर बिछी चारपाई पर लेटे, शक्तिराज को छोड़कर बाकी तीनों के तुरंत ही खर्राटे गूंजने लगे। आश्चर्य है, इतनी जल्दी तो बड़े भाई सोने वाले नहीं, जरूर दाल में कुछ काला लगता है। खैर, अभी मालूम हो जाएगा। फिर अभी कुछ ही समय बीता होगा कि एकाएक पूरी झोपड़ी किसी कागज की तरह कांपने लगी। ओह, यह क्या? झोपड़ी तो बुरी तरह कांप रही है। क्या कारण हो सकता है? शक्तिराज तुरंत उठकर द्वार पर पहुंचा, लेकिन बाहर का दृश्य देखते ही उसके मुंह से आश्चर्य भरी चीख निकल गई। हे प्रभु, यह क्या देख रहा हूँ? झोपड़ी तो हवा में उड़ रही है। मुझे तुरंत अपने भाइयों को खतरे से अवगत कराना चाहिए। अगले ही पल वह निद्रा में डूबे अपने भाइयों को झंझोड़ झंझोड़ कर उठाने लगा। भाइयों, उठो, जल्दी उठो, हम किसी भयानक खतरे में फंस चुके हैं। लेकिन बेकार, किसी भी भाई की निद्रा नहीं टूटी। उफ, लगता है तीनों गहरी बेहोशी में हैं। शायद खाने में कुछ मिला हुआ था। अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर शक्तिराज तेजी से इस परिस्थिति से निपटने का उपाय सोचने लगा, जबकि झोपड़ी आकाश में तीव्र गति से उड़ती हुई एक दिशा में बढ़ी चली जा रही थी। शीघ्र ही शक्तिराज ने ऐसा महसूस किया जैसे झोपड़ी के उड़ने की गति धीमी पड़ रही है और वह नीचे उतर रही हो। वह दौड़कर पुनः द्वार पर पहुंचा और नीचे झांका। ओह, यह तो नीचे समुद्र में उतर रही है, लेकिन पानी से निकलता वह तेज प्रकाश कैसा? अभी शक्तिराज समुद्र से निकलते प्रकाश के रहस्य को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक समुद्र से उठते उस तीव्र प्रकाश से न केवल झोपड़ी ही नहा उठी, बल्कि उसकी आंखें भी पूरी तरह चुंधिया गई। उफ, यह कैसा मायावी चक्कर है? क्या होने जा रहा है? तभी उसे अपना मस्तिष्क चकराता हुआ सा महसूस हुआ। ओह, मेरा सर क्यों घूम रहा है? मुझ पर बेहोशी सी क्यों छा रही है? हे ईश्वर, मेरी मदद कर। शक्तिराज ने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन संभाल नहीं सका और बेहोश होकर झोपड़ी से बाहर निकल समुद्र में गिरता चला गया। जब चारों भाइयों को होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक विशाल समुद्र के किनारे पाया। उस समय भोर का उजाला धीरे धीरे चारों ओर फैलता जा रहा था। अपने आप को समुद्र के किनारे पाकर तीनों बड़े भाइयों वनराज, देशराज और चंद्रराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, जबकि सबसे छोटा भाई किसी और ही सोच में डूबा था। आश्चर्य है, रात तो हम किसी झोपड़ी में सोए थे, फिर इस समुद्र के किनारे कैसे पहुंच गए? इसी बात का तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। चंद्र भाई, तुम कुछ बता सकते हो? नहीं भाई, मुझे तो बस इतना याद है कि खाना खाने के बाद मुझे निद्रा बहुत सताने लगी थी और शायद मैं गहरी नींद में सो गया था। मैं बताता हूँ भैया कि हम लोग यहाँ कैसे पहुँचे और आप लोगों को हमारे यहाँ पहुँचने की जानकारी क्यों नहीं है। कहकर शक्तिराज ने उन्हें उनके बेहोश होने और झोपड़ी के उड़ने से लेकर समुद्र में गिरने तक की सारी कहानी कह सुनाई। शक्तिराज की बात सुनकर तीनों और अधिक आश्चर्यचकित हो उठे। लेकिन यह सब कुछ तुम्हें कैसे मालूम हुआ? चूंकि मैंने वह भोजन नहीं किया था, इसलिए जागता रहा और वह सब कुछ देखा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बेहोश होते समय तो मैंने झोपड़ी को समुद्र में गिरते देखा था, फिर हम किनारे पर कैसे आ गए? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।